हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार दरोगा मेंस 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 25 फरवरी 2024 को लिया जाएगा, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार दरोगा मेंस 2024 के लिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024। और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 को पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 करा दिया था। अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं लगाया है, बेहतरीन तरीके से डिस्कशन के साथ मैंने कवर कराया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के मेंस एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको सेट नंबर 1 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। जिन्होंने भी सेट नंबर 1 नहीं देखा है, सेट नंबर 2 अभी वाला सेशन लगाने के बाद सेट नंबर 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो मौर्य कला मूल रूप से शाही कला थी और इसको 2 भाग में विभाजित किया गया था। एक आपका कोर्ट आर्ट था, एक आपका कोर्ट आर्ट था जिसको कि हम लोग दरबारी कला कहते हैं। ठीक है, एक कोर्ट आर्ट था और एक था आपका पॉपुलर आर्ट। एक था पॉपुलर आर्ट यानी कि लोकप्रिय कला। 2 भाग में विभाजित कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट, यानी कि आपका कह सकते हैं एक दरबारी कला और दूसरा लोकप्रिय कला। देखिए, ये जो कोर्ट आर्ट था, दरबारी कला था, यह शाही पहल से फली फूली थी। और पॉपुलर आर्ट जो था, लोकप्रिय कला, यह व्यक्तिगत पहल से फली फूली थी। कोर्ट आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट आर्ट में आपका स्तंभ, स्तूप और महल, स्तंभ, स्तूप और महल, ये 3 थे। ठीक है ना, कोर्ट आर्ट में। और पॉपुलर आर्ट की बात करते हैं तो पॉपुलर आर्ट में आपके गुफाएं, मूर्तिकला, ठीक है ना, उसके बाद मिट्टी के बर्तन, ये सब थे। तो यहाँ पर पूछा गया है दरबारी कला यानी कि कोर्ट आर्ट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया स्तंभ, स्तूप और महल थे। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, ए और सी दोनों होना चाहिए, लेकिन इस बुक में इसका आंसर ए दिया गया है। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उसके हिसाब से ए और सी दोनों होना चाहिए। स्तंभ, स्तूप और महल ये आपके दरबारी कला के अंतर्गत थे। और लोकप्रिय कला के अंतर्गत आपका गुफाएं, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, अंग्रेजी में कहेंगे तो केव्स, पोट्री और स्कल्पचर्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस स्वरूप में रखा गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसको एक आयताकार ग्रिड में रखा गया था। आयताकार ग्रिड में, तो यहाँ पर देखिए आयताकार लिखा गया है, ग्रिड भी आप लगा सकते हैं, आयताकार ग्रिड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर सेशन के एंड में बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? अच्छा, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पर है? तंजौर में है। और देखिए, इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम जो था यह शैव धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। और राजेंद्र प्रथम जो था, राजेंद्र प्रथम के समय चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कन्हेरी की गुफाएं, ये जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीसरी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने लूसेंट पढ़ा है। लूसेंट में लिखा है 255 ईसा पूर्व में। लूसेंट में क्या लिखा है? 255 ईसा पूर्व में। लेकिन जब आप अच्छा किताब पढ़ेंगे तो उसमें 250 ईसा पूर्व लिखा गया है और आंसर माना भी जा रहा है 250 ईसा पूर्व। ठीक है ना।
चलिए, अगर ऑप्शन में 255 रहेगा, 250 नहीं रहेगा, तब आप 255 पर लगा लीजिएगा भले। 250 ईसा पूर्व हो जाएगा और ये अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ध्यान रखिएगा। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के समय में, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में, और देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा मेंस के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना भी प्रीवियस ईयर में बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए थे, पीटी एग्जाम के लिए मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कराया था। 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए थे, मैंने हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग कराया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस अलग अलग कराया हुआ है। उसको एक बार देख लीजिएगा, रिविजन करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1526 में बाबर ने पानीपत में, आप बिहार दरोगा घटना चक्र ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए, आ जाएगा। सक्सेस केंद्रा ऐसे लिख के सर्च कर लीजिएगा। दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और किस पर कब्जा किया था? अच्छा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये तो आपको पूरी तरह से याद भी होगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो बाबर ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। कितना? 5 बार। और यह दिल्ली और आगरा पर जो है अधिकार कर लिया। चलो, उसके बाद देखिए इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इल्तुतमिश जो था यह आपका गुलाम वंश का शासक था और आपको पता है इल्तुतमिश जो है यह आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा। आराम शाह कौन था? तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह हुआ, फिर आराम शाह की हत्या करके 1211 में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठता है। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। इसने एकता प्रणाली चलाई थी, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन तुर्कान चहलगामी बनाया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 1211 से 1236 राइट आंसर हो जाएगा। और राजधानी को लाहौर से लेकर के दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने ही। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, जब इल्तुतमिश शासक बना तो लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन जो किया था ये चोल वंश ने किया था। चोल के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। विजयालय संस्थापक था राजराज प्रथम ने। तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। राजेंद्र प्रथम जो था, इसके समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक जो है विस्तार हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पूर्व गुप्त काल से शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किसके द्वारा? तो देखिए, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जो है ये जारी की गई थी सातवाहनों के समय में। अच्छा, सातवाहन वंश के बारे में जान लीजिए। देखिए, कण्व वंश का जो आखिरी शासक था, कण्व वंश का जो आखिरी शासक था कौन? कण्व वंश का जो आखिरी शासक था सुशर्मा। सुशर्मा कण्व वंश का आखिरी शासक था। इसकी हत्या कर दिया सिमुक ने। किसने इसकी हत्या किया? सिमुक ने। और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था, ठीक है ना। अगर हम सातवाहनों के बारे में बात करते हैं तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम इसने ही चालू किया था। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सातवाहनों ने सेतु का कार्य किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था, यानी कि विचार दिया था? गुरुमुखी लिपि की बात करते हैं तो ये सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, इन्होंने ही आरंभ किया था। गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था, ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। और इन्होंने गुरु नानक जी के द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। अच्छा, एक आदि ग्रंथ पूछा जाता है, आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो आदि ग्रंथ की रचना जो है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो ये सब फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे डिटेल में आपको बताते चलूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि कुलीन विशेषताओं की समाप्ति के बाद इसमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे? तो ये लोकप्रिय हुए थे किसके बीच में? तो शिक्षित, उदार, मध्यम वर्ग में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था? अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति जो थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। और देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है यहाँ पर जो है अंत हुआ था, पूछा गया है किसका? तो ये राजतंत्र का अंत हुआ था। और देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति उदार लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत भी माना जाता है फ्रांसीसी क्रांति को।
तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया? तो अभी मैंने आपको बता भी दिया था, किसने? मोगलीपुत्र। तीसरे अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, और क्वेश्चन भी था 250 ईसा पूर्व, हमने टिक भी लगाया था। लूसेंट में 255 ईसा पूर्व दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत छोड़ो का जो नारा है ना, पूछा जाता है किसको तैयार किसने किया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहरली के द्वारा तैयार किया गया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूसुफ मेहरली के द्वारा जो है यह तैयार किया गया था भारत छोड़ो का नारा। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का समर्थन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, इन सब लोगों ने किया था। तो यहाँ पर देखिए सरदार पटेल का भी नाम दिया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है पारित किया गया था। तो आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, और लॉर्ड रिपन ने जो है इसको निरस्त किया था। रिपन ने इसको ख़त्म किया था और लिटन ने 1878 में इसको पारित किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है, और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक्स का पावर यहाँ पर देखिए -3 है, यानी कि ऋणायन बनाता है। तत्व एक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा? सबसे पहले तो अक्रिय गैस का विन्यास के लिए आपका जो आउटर सेल है, आउटर मोस्ट, वो पूरा फुलफिल होना चाहिए, यानी कि उसमें 8 एलिमेंट होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ऊपर देखिए ऋणायन -3 बना रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 15 का विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 5 होगा। ठीक है, इसका देखिए 2, 8 और 6 होगा। फिर इसका देखिए 2, 8 और 3 होगा, और फिर इसका हो जाएगा 2, 8 और 2, यानी कि ऋणायन बना रहा है। निश्चित रूप से ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऊपर -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं आउटर मोस्ट में आपका 8 एलिमेंट हो जाएगा, जो कि फुलफिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 15 हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में है जो है एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। बताइए, यहाँ ओ और एफ के बीच में इसको रखा जा रहा है, ओ और एफ के बीच में। ठीक है ना? तो ये जो आपका प्रतिबिंब होगा ना, ये प्रतिबिंब आपका आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। आभासी, सीधा और आवर्धित। तो यहाँ पर देखिए आभासी और बड़ा भी दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आभासी, सीधा, आवर्धित यानी कि बड़ा। और दर्पण की स्थिति क्या होगी? तो उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु है, यानी कि इधर ही, जैसे मैंने बताया था, तो वस्तु की तरफ ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो, तो जनरेटर पता है आपको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए 1 और 3, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया? डी में दिया गया है। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कंटेंट में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इतने बढ़िया तरीके से उपलब्ध करवाता हूँ। चलिए, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ये आपका वाष्पीकरण के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण। ठीक है ना? चलो उसके बाद देखिएगा, अच्छा घड़ा का जो पानी होता है गर्मी के दिनों में, सुराही का पानी ठंडा, मतलब बहुत मज़ा आता है पीने में, उसको ठंडा लगता है, किसके कारण होता है? जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का, ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? संरचनात्मक तत्व की बात करते हैं तो इसमें आता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है ना? कार्बन के बारे में कल वाले सेट में मैंने पूरा डिटेल बताया था। इसको यूनिवर्सल एलिमेंट कहा जाता है, यानी कि सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। सबसे ज़्यादा यौगिक इसी के हैं। ठीक है ना? चलिए, कैडमियम जो होगा ये नहीं आता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप, अक्रिस्टलीय ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है ना? यहाँ पर अक्रिस्टलीय यानी कि अनाकार है, अनाकार। ठीक है ना? इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि अनाकार कार्बन का शुद्धतम रूप, तो ये आपका चीनी चारकोल होगा। उसके बाद देखिएगा कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया या उदाहरण। अब विकृत गंधिता ये शुद्ध हिंदी दिया गया है, अगर हम इसको अंग्रेजी में बात करते हैं विकृत गंधिता तो ये रेंसिडिटी है। ठीक है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इसको बोलेंगे अंग्रेजी में। और ये है क्या?
तो रेंसिडिटी आपको पता है कि वसा और ऑक्सीजन की जैव रासायनिक अभिक्रिया के कारण वसा का ऑक्सीकरण है। जब भोजन में वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो भोजन का स्वाद और गंध दोनों बदल जाता है और इसी को विकृति गंधिता यानी कि रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन अभिक्रिया दिया गया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में, चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है। अच्छा, चीनी का रासायनिक संरचना की बात करते हैं, अगर सूत्र की बात करते हैं चीनी का तो क्या होगा, C12 H22 और O11 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है ना, इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है रोगाणुरोधी का, रोगाणुरोधी का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अमोनिया क्लोराइड के संबंध में कौन सा विकल्प जो है सही है? चलिए बताइएगा। अमोनिया क्लोराइड जो होता है यह एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार है, ठीक है ना, प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको जीरोप्लेथेलमिया, रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है विटामिन ए का, ठीक है ना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन बी या B1 की कमी से बेरी होता है। चलिए, किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, कहीं ना कहीं बिहार की एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, मुझे ठीक ठीक याद आ रहा है। देखिए, एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा यह उल्टा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टा और वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न है कि एक जेप्टो बराबर होता है, एक जेप्टो में कितना होता है? एक जेप्टो में आपका 10⁻⁻21 होता है। यहाँ आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, शायद यहाँ पर दिया गया 10⁻⁻21। ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है? असत्य कथन बताना। देखिए, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है, कई बार मैंने बताया है। तो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय दिया गया चुंबकीय तरंग है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, बिल्कुल सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर इसकी आवृत्ति बदल जाती, आवृत्ति नहीं चेंज होगी। तो यही वाला जो है कथन जो है असत्य है, गलत है। बाकी ये भी सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, अचानक वृद्धि जो है किसको इंगित करता है? तो अचानक वृद्धि जो होता है, अचानक गिरावट तो ये आंधी तूफान का संकेत करता है, और अचानक वृद्धि जो है ये शुष्क मौसम का, अत्यंत शुष्क मौसम का। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद, अच्छा देखिए, किसी पादप जाति को उसके वंश के नाम और साथ में जाति संकेत पद को जोड़ करके नाम देना द्विपद नामकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेढक का देखिए राना टिग्रिना हो जाएगा, ठीक है ना, राना टिग्रिना राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद देखिएगा कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक जो होती है, संक्रामक यानी कि फैलने वाली, तो ये मक्खियाँ होती हैं। घरेलू मक्खियाँ जो होती है ये आपका संक्रामक रोगों का कारक होती है। चलिए, अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को खाली संध्यागम में विभाजित किया गया था। तो अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को जो है आपका किस तरह से विभाजित किया गया था? तो इनको विभाजित किया गया था वायुवीय, जलीय और स्थलीय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को विक्टोरिया ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग जो आखिरी जो है आपका आप कह सकते हैं गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय था, 1 नवंबर 1858 को। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार इब्न बख्तियार खिलजी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बार बार पूछा जाता है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल पूछा भी जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो किसी भी आपका अन्य देश से नहीं सीमा साझा करता है? बिहार करता है किसके साथ? नेपाल के साथ। छत्तीसगढ़ जो है नहीं करता है। मेघालय करता है बांग्लादेश के साथ। उत्तराखंड आपका तिब्बत चीन के साथ और नेपाल के साथ भी यह सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ नहीं करता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है। एक नदी के तट पर स्थित नहीं। भागलपुर जो है यह आपका गंगा, कानपुर भी गंगा, आगरा आपका यमुना के किनारे है, भोपाल राइट आंसर हो जाएगा। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी कहाँ स्थित है। अब इसमें देखिए झुमरी तलैया दे दिया गया। वैसे मंदार हिल्स आपको बांका में पता होगा, बिहार के बांका में है, लेकिन यहाँ पर आंसर झारखंड दिया गया। झुमरी तलैया और मंदार ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर है, ठीक है ना। समुद्र मंथन में इसका जिक्र किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक सतह नीफे, अब यहीं से आप पकड़ लीजिएगा, नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो Na से निकेल और Fe से फेरस। देखिए कहाँ पर निकेल और फेरस दिया गया है, ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, यहाँ खुद पचासा दिया गया, कोई बात नहीं। चीखने वाली साठा, ये पवने जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। गरजने वाली चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवन है। पछुआ पवन है दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारी समिति जो है ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आरआरबीज, यानी कि जो ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसकी पुनर्संरचना से संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिए दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियां जो है यह छोटा नागपुर पठार से जो है निकलती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया, कहीं कहीं आपको चिरैया इस तरह से भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा चिरिया, चिरिया ही याद रखिएगा। चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो देखिए झारखंड के ये सिंहभूम में है चिरिया, और यह जो है फेमस है आपका लौह अयस्क खनन के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व शनि का होता है और सबसे अधिक पृथ्वी का होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद होता है। वर्षा जल संचयन जो है यह भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करेगा, सुधार करेगा उसमें। कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। कौन सा इसमें से जो है उर्वरक हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो हवा से नमी अवशोषित कर लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो हवा से नमी अवशोषित कर लेते हैं। और देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो लगभग जितने भी उर्वरक हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन अत्यधिक शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें से यूरिया आपका सबसे अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है जो हवा से नमी जो है उच्च स्तर पर इसलिए सोखता है। और यूरिया में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, 46% नाइट्रोजन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। वनों की कटाई, निर्वनीकरण, शिकार और अवैध शिकार आपका बिल्कुल है। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण ये भी है। तो इनमें से सभी यहाँ पर जो है वनस्पति और जीवों के ह्रास का एक बिल्कुल लीगल रीजन है, वैध कारण है। चलिए उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो स्टार्ट हुआ था इसका 1969 में, 1969 में, और यह देविका रानी को दिया गया था। और 53वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वहीदा रहमान को। चलिए हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। ओबीसी दर्जे और पेंशन की मंजूरी दिया है आपका झारखंड की सरकार ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक कौन है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो अभिकल्पना है यह 1944 जुलाई में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। और वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो हैं ये आपके प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नए संसद भवन की कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित हुआ। अच्छा, नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने किया था। 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ था और 19 सितंबर 2023 को कार्यवाही का पहला दिन आयोजित किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों जो मैंने बताया है। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। द स्टोरी टेलर अगर पूछा जाएगा किसकी कृति है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो यह अमृता शेरगिल की है और यह किसी भी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है। इसकी कीमत की बात करते हैं तो कीमत याद रखिएगा
8 करोड़ रुपया। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रलय मिसाइल के संदर्भ में पूछा गया है कि कथन पर विचार करें और नीचे कूट में से सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सही है, यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। बिल्कुल सही है, यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भी सही है। तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट ए बी सी यानी कि 1 2 3 सही दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान रखिएगा कौन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। किसने पेश किया था? अच्छा देखिए, लोकसभा में इसको पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने। अच्छा, लोकसभा में पेश कब किया गया था? तो 19 सितंबर के दिन, याद रखिएगा। ठीक है ना, 19 सितंबर को ये पेश किया गया था और लोकसभा से 20 सितंबर के दिन इसे पारित किया गया। फिर ये राज्यसभा में जाता है और 21 सितंबर के दिन राज्यसभा से भी पारित हो जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और 29 सितंबर को राष्ट्रपति भी इसे मंजूरी दे देते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित पुस्तक और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो वेस्टर्न लर्न, बिल्कुल, चेतना मारू, नोवेल जाबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमाक्रेसी, टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ वेक्स एंड वीगल्स, विजय राघवन। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए। ये बुक्स आप याद भी रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेजर्ट फ्लैग, ये 8वां संस्करण था, इसका अभ्यास जो है किस देश में आयोजित किया गया? यह बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास है। ठीक है ना, कई देश इसमें भाग लेते हैं, भारत ने भी हिस्सा लिया था और इसका आयोजन किया गया था यूएई में। ठीक है ना। अच्छा, भारत और यूएई के बीच एक और अभ्यास है, उसका नाम याद रखिएगा, जनवरी महीने में आयोजित हो रहा है। इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट, यहाँ डेजर्ट दिया गया है, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये भारत और यूएई के बीच में है, डेजर्ट साइक्लोन। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, आपको याद होगा, राज्यपाल नियुक्ति करता है और प्रशांत किशोर शाही, प्रशांत कुमार शाही, पीके शाही महाधिवक्ता हैं। ठीक है, और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है, जस्टिस के विनोद चंद्रन, ये भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चलिए, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, इसका आंसर आप मुझे, आसान प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। आप लोग अपना स्कोर भी लिख करके बताइएगा। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया था जी शंकर कुरूप को। पहली महिला पूछा गया है तो ये बंगाली उपन्यासकार हैं, इनका नाम है आशा पूर्णा देवी, ये पहली महिला हैं। अच्छा, पहला हिंदी का लेखक पूछा जाए जिसको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, भारत में बेटन कप और रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? बेटन कप और रंगास्वामी कप ये संबंधित है हॉकी से। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो इसमें से रूस है। आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? तो इसमें से देखिए, आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये सितार नहीं, ये सरोद वादक हैं। ठीक है ना, सरोद वादक। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का जनक विश्वनाथन जी को माना जाता है। बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति भी इसका एक और नाम है। चलिए, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय, तो ये दर्शाता है एक विक्रेता और एक आपका क्रेता का। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। आपका स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण जो होता है यह संबंधित होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। उसके बाद देखिए, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम, तो बाजार का नियम दिया था आपका जेबीसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी जो है उसके बारे में जान लीजिए। एक्साइज ड्यूटी जो है अब यह केंद्रीय मूल्य वर्धित कर यानी कि सेनवैट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है ना, सेनवैट के नाम से। और यह एक्साइज ड्यूटी जो है यह लगाया जाता है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और सरकार के द्वारा कुछ उत्पादों की बिक्री, लाइसेंस और उत्पादन पर यह लगाती है, तो वस्तुओं के उत्पादन पर। चलिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पर ABC है और आगे आपको ऊपर AB यहाँ पर दिएगा, ऊपर आपका CD मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, अनुच्छेद 29 आपको अच्छी तरीके से याद होगा, धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यही वाला जो है सुमिलित नहीं है, सही नहीं है। बाकी ये सही है। ठीक है ना, B सही है, C सही है और D सही है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है ना, BCD सही है, A गलत था, A पर मैंने टिक लगा दिया। चलिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, इसको रखा गया है आपका समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में रखा गया है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? तो फ्रेंड्स यह आपका कौन सा संशोधन है? 52वां संशोधन है, जो कि 1985 में हुआ था। और फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें तो संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने को एक राजनीतिक दल से दूसरे जो है दल में दल बदल के आधार पर प्रदान किया गया। और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई है संविधान में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1985 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो यह आर्टिकल 33 और 34 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो यह आपका कौन सी 11वीं अनुसूची है। ठीक है, 29 विषय हैं टोटल। 12वीं जो है ये शहरी निकाय से है, आपको भी याद है। चलिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था यह। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य संसद सदस्यों द्वारा गाँव को गोद लिया जाना, उसका निर्माण और विकास करना है। ठीक है ना। चलिए, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम मतलब कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक है तो भी चल जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी बात करते हैं तो पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी और इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से भारत के संविधान के विषय में कौन सा सही नहीं है? सारे कथन पढ़िए। धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध है, बिल्कुल है। या धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान, नहीं, धर्म के बारे में तो कुछ हम धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, तो यही वाला जो है सही नहीं है, बाकी ये सब सही दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, खो देगा। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं खोएगा। सरकार की आलोचना करता है, नहीं खोएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी में दिया गया है, केवल 1 और 2। चलिए, 80 प्रश्न है, इनमें से अपना स्कोर बताइए। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि 81 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आंसर पर टिक लगाते चलता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। ठीक है ना। चलिए, हो सकता है आंसर गलत हो जाए, तो इसलिए आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 83 का देखिए, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 का करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 नंबर है, 90 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इसमें से बी हो जाएगा। 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इक्वल टू 0। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। 17 97 का देख लीजिए, 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर 71। 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 10%। 99 का आपका हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। और आखिरी क्वेश्चन है 100, इसका जो आंसर होगा वो आपका 19 हो जाएगा।